हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है मातृवन इनिशिएटिव। तो ये 2 अगस्त को हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी ने और यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी ने लॉन्च किया है एज पार्ट ऑफ वन महोत्सव 2025 गुरुग्राम हरियाणा में। और देखिए जो मेजर पेरेंट प्रोग्राम है इसका, वो एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम है। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था एंड इसके अंतर्गत ही इन्होंने मातृवन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो वन, आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट, ये एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा 750 एकर्स में अरावली हिल्स एरिया में अलोंग योर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड। एंड देखिए इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्या फीचर्स रहेंगे। तो जितने भी इन्वेजिव श्रब्स हैं ना, इन्वेजिव श्रब्स वो होते हैं जो उस एरिया के लोकलाइज नहीं होते हैं, उन्होंने आके इन्वेड किया होता है, जिससे जो लोकल आपके श्रब्स होते हैं, जो लोकल आपके नेटिव स्पीशीज़ होते हैं, उनको वहाँ स्पेस नहीं मिल पाता है उगने का। तो रिमूव किए जाएंगे ये इन्वेजिव श्रब्स इस 750 एकर्स लैंड के पास से, और नेटिव स्पीशीज़ को लाइक बेनियान, पीपल, नीम, गुलहार, बेल, ये सारे नेटिव स्पीशीज़ हैं आपके अरावली हिल्स एरिया के, उनको वहाँ पर प्लांट किया जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए कुछ नेचर ट्रेल, साइकिल ट्रैक्स लोगों के लिए भी, और इरिगेशन की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएंगी। And it is to be completed within 5 years under the wider Green Aravali project which spans 29 districts across several states। और देखिए ऑब्वियसली मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन इसमें रहेगी, CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस भी ली जाएंगी, गवर्नमेंट बॉडीज़ साथ जितनी भी हैं वो पार्ट लेंगी, क्योंकि देखिए अगर इरिगेशन है तो उससे रिलेटेड भी पार्ट आना है, देन आपके नेचर ट्रेल्स भी बनाने हैं, तो डिफरेंट आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ इसमें पार्ट लेंगी। एंड इवन की इनकरेज किया जाएगा लोकल को कि वो वन मित्रास बने, यानी कि फॉरेस्ट फ्रेंड्स। और इससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो अरावली हिल्स एरिया है उसमें इको टूरिज़्म भी बढ़ेगा। देन नेक्स्ट है 15th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो ये अगस्त 3 को मनाया जाता है हर साल इंडिया में। और देखिए इस दिन क्या हुआ था, क्यों इस दिन ही मनाया जाता है अगस्त 3 को, क्योंकि अगस्त 3 1994 में इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो पहली बार इंडिया ने हार्ट को किसी डिसीज पर्सन ने डोनेट किया था और उसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया था 1994 में, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। 2023 से इसको अगस्त 3 किया गया, उससे पहले ये नवंबर 27 को मनाया जाता था, पर अब से ये अगस्त 3 को मनाया जाता है। और इस बार नेशनल कैंपेन किया गया है इस दिन को, जो कि है आपका अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। और आपका नेशनल ऑर्गन डोनेशन मंथ भी बनाया गया था 1 to 31 जुलाई 2025, जिसमें ऑब्वियसली सिटीजन्स को नेशन वाइड ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस की लाई गई थी, उनको समझाया गया था। तो इवन कि अगर आप में से भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड इवन की जो सेरेमनी हुई इसकी अगस्त 3 को, उसमें ये भी बताया गया है कि हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन रेट है इंडिया में तेलंगाना में अंडर इट्स जीवनदान प्रोग्राम। तो तेलंगाना सबसे स्टेट है, फर्स्ट नंबर पे है, जिसमें डोनेशन रेट है 4.88 पर मिलियन पॉपुलेशन इन 2024। एंड जो हमारे नेशनल एवरेज है पूरी, वो है 0.8 पर मिलियन पॉपुलेशन। तो देखो कि मिलियन मतलब 10 लाख के पीछे 0.8 लोगों ने सिर्फ किया है, और तेलंगाना में ये 4.88 है, जबकि ये भी नंबर बहुत कम है। अभी बहुत स्कोप है, हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। एंड इंडिया जो है 3rd है ग्लोबली टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, लेकिन जो पर कैपिटा हम ऊपर देख ही रहे हैं नंबर है, वो अभी भी बहुत लो है। तो वो हमें बढ़ाना होगा, ऑब्वियसली लोगों को अवेयर करके समझा के इसके लिए काम किया जाएगा। देन नेक्स्ट है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये स्कीम जो आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2008 में लॉन्च की थी। अभी देखिए रिसेंटली मानसून सेशन चल रहा है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए स्कीम के बारे में भी बात हुई थी। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बच्चे देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो गरीब हैं, और ये चाहते हैं कि 8th के बाद हम लोग वो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि जिससे अपने घर में वो पैसे कमाने में मदद कर सकें। तो उन बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए कि वो 9th 10th 11th 12th क्लासेस भी पूरी करें, उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी।
और हर साल इसमें एवरेज 1 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को। और इसमें देखिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उस एग्ज़ाम में मेरिट के बेसिस पे उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और पहले 9th के लिए होगा, फिर 10th 11th 12th वो सब कंटिन्यू करती है। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हर साल में कुछ कुछ उनके ऑब्वियसली पैरामीटर्स हैं, वो अगर मैच करे तो। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में ये दी जाती है स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम? आपके स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल्स, उनमें अगर कोई पढ़ रहा है तो उनको मिलेगी। इसमें आपके केवीज, नवोदय विद्यालय ये सब नहीं इंक्लूडेड होते हैं। देन इसमें कौन से बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है? उनका एलिजिबिलिटी रहती है कि जो उनकी एनुअल या तो पेरेंट्स है या गार्डियन की इनकम है एनुअली वो 3.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 55% उनके मार्क्स मिनिमम तो आने ही चाहिए इन क्लास 7th। और ये ऑब्वियसली 5% से रिलैक्सेबल है फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। देन फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलता है? तो स्कॉलरशिप उन्हें 12,000 की मिलती है पर एनम, और तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 1,000 रुपये मंथली हुआ। और जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम ही है, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था अपनी क्लासेस में, तो DBT के थ्रू ही इसे भी दिया जाता है। देन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वो 2018-19 से चल रहा है, जिसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्टूडेंट को करनी होती है और उसके बाद उनका ऑब्वियसली टेस्ट कंडक्ट होता है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। तो इसमें देखिए वेरिफिकेशन 2 लेवल्स पर होती है। लेवल 1 में स्कूल लेवल पर होगी, देन लेवल 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जब दोनों ही लेवल्स पर आप वेरीफाई हो जाते हैं तो ही आप NSP में आपके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप शो होंगे। एंड अभी तक इस पे 17.16 लाख स्टूडेंट्स बेनिफिट हो चुके हैं एज़ पर मिनिस्ट्री, जो उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है कि 21-22 से 23-24 7.16 लाख स्टूडेंट्स को वो लोग स्कॉलरशिप दे चुके हैं, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है PFRDA कनेक्ट। तो ये नई वेबसाइट है जो PFRDA ने लॉन्च की है। इसको लॉन्च किया गया है 4 अगस्त को न्यू दिल्ली में बाय श्री S रामन जी, जो कि चेयरपर्सन है आपके PFRDA के। तो इसमें बेसिकली देखिए कुछ भी आपकी नई वेबसाइट, कुछ भी वो लोग नया लॉन्च करते हैं जिससे आपकी ऑब्वियसली डिजिटल एंगेजमेंट बढ़े, डिजिटल इंक्लूजन हो। So it has been done to enhance digital engagement across pension sector stakeholders, चाहे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, चाहे जर्नल पब्लिक हैं। तो नई वेबसाइट है, देखिए मॉडर्न डिज़ाइन से बनी हुई है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, इसके लेआउट्स बेटर लोगों को समझ आएंगे। एंड जो एक्सेस है उसमें अनाउंसमेंट, सर्कुलर्स, आपके पूरी सेंट्रलाइज्ड उनकी एक्सेस रहेगी। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेब गाइडलाइंस हैं और वेब कंटेंट एसेसिबिलिटी गाइडलाइंस हैं, उन सबको फॉलो करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें क्या होता है बेसिकली देखिए इंक्लूसिविटी भी लाई जाती है, जिससे अगर कोई डिसेबल्ड इंसान है वो भी इस वेबसाइट के थ्रू इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। तो PFRDA के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। तो फुल फॉर्म है इसका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे अगस्त 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। तब सिर्फ एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो जब भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है ना, तो वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती, क्योंकि वो एक्ट से नहीं आई है। और फिर इसको स्टैट्यूटरी कब बनाया गया? जब PFRDA एक्ट लाया गया इन 2013, जो फोर्स में आया ऑन 1 Feb 2014। मैंडेट क्या है आपका PFRDA का? टू रेगुलेट, प्रमोट एंड डेवलप द पेंशन सेक्टर इन इंडिया, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन सिस्टम, और रिसेंटली आपका लॉन्च हुआ है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इस सब को कौन देखता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन? वो आपका PFRDA ही देखता है। और आपके जितने भी पेंशन के सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने जिनको पेंशन मिल रही है, जो नए हैं, इन सब के जो भी इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना, कोई भी इनकी ग्रीवियंस है उसको रीड्रेस करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? PFRDA की ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स। तो ये भी देखिए पार्लियामेंट में पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि आप क्या क्या ले रहे हैं। हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन पे प्रॉपर्ली क्लासेस कर चुके हैं अपने कोर्स में, और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग एक बार जो मिनिस्ट्री ने आंसर दिया है उसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स मिल जाती हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले जनधन अकाउंट्स उन्होंने बताए हैं कि ऑब्वियसली हम लोग सारा इसका बेनिफिट फीचर्स सब डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कैसे ज़रूरी है।
और प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था और अभी तक इसमें 55.90 करोड़ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुल चुके हैं। देन क्रेडिट इंक्लूजन भी हो रहा है थ्रू स्कीम्स लाइक आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसमें 53.85 करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन्स आपके दिए जा चुके हैं एंड इसमें ₹35.13 लाख करोड़ है जो अमाउंट है। तो नंबर है 53.85 करोड़ एंड अमाउंट है 35.13 लाख करोड़। किसको? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। इसके सिवा स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये सब भी हैं जो आपके किए जा रहे हैं जिससे लोगों तक क्रेडिट पहुंचाया जा सके। देन क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन भी की जा रही है। ऑब्वियसली हम लोगों ने CGFMU, CGTMSE ये भी सब कुछ हमने पढ़ा था, तो उसी की बात सारी सरकार ने भी अपने जवाब में की है। टू एनेबल कोलेट्रल फ्री लेंडिंग बाय मिटिगेटेड लेंडर रिस्क। एंड देन ग्रामीण क्रेडिट स्कोर भी एक अडॉप्ट किया गया है टू सपोर्ट क्रेडिट एवैल्यूएशन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड रूरल बोरोवर्स। तो देखिए क्या होता है कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल बोरोवर्स होते हैं ना, इनके पास इनकी कोई अगर पहली लैंडिंग की हिस्ट्री ना हो तो इनकी ना रिपोर्ट्स नहीं निकलती हैं, सिबिल नहीं होगा इनका प्रॉपर्ली, इनको कैसे आप इवैल्यूएट करोगे। तो उसी के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को अडॉप्ट किया गया है। देन एक नया MSME डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट फ्रेमवर्क लाया गया है। इसके बारे में भी हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें आपका सब कुछ इंटीग्रेटेड है। किसी की GST इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स, पैन वेरिफिकेशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है। पहले क्या होता था, बैंक्स को ना अलग अलग जाना पड़ता था हर पोर्टल पे, अब वो एक ही पोर्टल पे इंटीग्रेटेड है, तो उससे टाइम बहुत कम हुआ। आपका जो टैट है, हमने बात की थी पिछली क्लास में सारी। देन आपका जन समर्थ पोर्टल भी सरकार ने लॉन्च किया है, जो एग्रीगेट करता है और कनेक्ट करता है क्रेडिट सीकर्स विद एप्लीकेबल गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स। तो ये पूरा पोर्टल होता है एंड इसमें आपके कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकता है, उसको बैंक के साथ, उसको सबके साथ कनेक्ट करते हैं और पूरा इसी के थ्रू देखिए पूरा इसमें मॉनिटरिंग भी होती है, वो देखते भी है टर्न अराउंड टाइम कितना है, सब कुछ इसमें सरकार मॉनिटर करती है। देन रेगुलेटरी ओवरसाइट वायाज RBI's प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो देखिए नॉर्म्स हैं प्रॉपरली इनकी एंड इट इंश्योर्स क्रेडिट फ्लोज टू एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेज, अंडरसर्व्ड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एज पार्ट ऑफ सिस्टमिक फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जितना मैं देख पा रही हूँ ऑलमोस्ट हर टॉपिक हम डिस्कस अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। देन कुछ लेटेस्ट पॉलिसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो ये आप देख लीजिए और अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी हुई हैं रिसेंट थोड़े टाइम पहले, तो आप लोगों को ये पता रहनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो पहले इनकी लिमिट 10 लाख होती थी और इसमें आपके 3 तरह के लोन थे, शिशु, किशोर एंड तरुण, तो मेरे क्लासेस में हमने पढ़ा भी था। अब इसमें एक और कैटेगरी ये लोग ले आए हैं, तरुण प्लस कैटेगरी। तो अब 10 लाख से 20 लाख तक के भी लोन्स ये लोग देते हैं कोलेटरल फ्री अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और वो 10 to 20 लाख की कैटेगरी का नाम है तरुण प्लस। तो ये किनको दिया जाता है? उन एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने ऑलरेडी अपने तरुण कैटेगरी के लोन्स को सक्सेसफुली इन टाइम प्रॉपरली हर चीज़ को फॉलो करते हुए रीपे कर दिया है, तो उनको ये एडिशनल एक विंडो दी जाएगी कि आप 10 to 20 की रेंज में भी आप ले सकते हैं तरुण प्लस कैटेगरी में। देन MSME की डेफिनेशन जो सरकार ने लास्ट ईयर दी थी वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि जिनको ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन्स मिलते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस ये अपडेटेड डेफिनेशन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है अप टू 1 करोड़ रुपीज़ इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर है अप टू 5 करोड़। स्मॉल वो जिसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी अप टू ₹10 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर अप टू 50 करोड़। मीडियम जिसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी अप टू 50 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर अप टू 250 करोड़। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों पे ये सेम डेफिनेशन ही अप्लाई करती है, पहले अलग अलग होती थी लेकिन अब ये डेफिनेशन सेम है। देन नेक्स्ट है आपका CGTMSE, जो कि आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। तो इसमें भी देखिए काफ़ी चेंजेस हैं जो लाए गए हैं अभी इस बजट 2025 में, तो ये चेंजेस भी आप अपने अपडेट कर लीजिएगा नोट्स में। तो यूनियन बजट 2025 में अनाउंस किया गया है कि CGTMSE की कवरेज को डबल किया जाएगा। तो पहले ये गारंटी कवर 5 करोड़ का देते थे, अब उसे बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए गारंटी कवर 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है, एंड जो गारंटी फ़ी है उसे रिड्यूस कर दिया गया है टू 1% फॉर लोन्स इन फोकस सेक्टर्स। एंड जो एक्सपोर्टर एमएसएमईज हैं उनके लिए टर्म लोन कवर इज़ नाउ अवेलेबल अप टू 20 करोड़ रुपीज़। तो इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है हर चीज़ को। देन स्पेशल फोकस ग्रुप्स कौन से हैं, जो हमने ऊपर फोकस सेक्टर्स की बात की थी, तो गारंटी कवरेज आपकी जो विमेन ओन्ड एमएससीज हैं वो आपके फोकस ग्रुप्स में आती हैं, उनके लिए 90% कर दी है। तो पहले अगर आपको याद होगा क्लासेस में हमने पढ़ा था 75 to 85% की ही कवरेज देते हैं, पर अगर कोई विमेन है वो किसी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज को ऑन करते हैं तो उनके लिए वो 90% कर दिया गया है। फी स्ट्रक्चर्स में भी हमने ऊपर देखा कि 1% तो किया ही गया है। एंड और क्या चेंजेस किए गए हैं जो April 1, 2025 से आपके लागू हुए हैं कि CGT MSC ने एनुअल गारंटी फ़ी जो है वो लोअर की है। बेसिकली आपके स्पेशल कैटेगरीज जो हैं जैसे विमेन, SC STs, PWD, अग्निवीर्स, इन सब के लिए तो 10% कंसेशन वो लेकर आए हैं इन गारंटी फीस। एंड जो एलिजिबिलिटी है अंडर योर रिवाइज स्कीम, देखिए वो 5 से 10 करोड़ तो कर दिया, तो 10 करोड़ तक का तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट पे आपके देंगे स्कीम पे कवरेज। लेकिन उसके बावजूद अगर 10 करोड़ से ऊपर है और आपने पार्शली कोलेटरलाइज्ड लोन है तो उसके भी ऊपर वो पार्शियल गारंटी कवरेज देंगे फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन। देन वी हैव क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें 5 लाख रुपीज़ की उन्हें लिमिट दी जाएगी, और ये उन्हीं के लिए होगी जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। सरकार का एक पोर्टल होता है। एंड पहले साल में 10 लाख कार्ड्स ये लोग बांटेंगे अंडर दिस स्कीम। चलिए नेक्स्ट है की गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स। तो ये भी हमारे पूछा गया था पार्लियामेंट में रिसेंटली, तो उस पर इन्होंने ये जवाब दिया है हमारी सरकार ने। तो उन्होंने सबसे पहले जो बताया है वो मेजर है इंसेंटिव एंड ग्रोथ फोकस स्कीम्स जो लॉन्च की गई हैं। तो स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम्स रोल आउट किए गए आपके 2022-23 और 23-24 में, जिससे आपके रुपए डेबिट कार्ड्स के यूसेज को बढ़ाया जा सके और लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शंस को भी। और मेजर्स क्या लिए गए, ज़ीरो MDR किया गया है। MDR आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। तो MDR के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक फ़ी होती है, ये फ़ी ना मर्चेंट पे करते हैं। मर्चेंट या जैसे कि आप कुछ भी खरीदने गए किसी दुकान पे, तो आपने अगर मानिए कार्ड स्वाइप किया या फिर UPI के थ्रू पेमेंट किया, तो वो जिसको आपने पेमेंट किया ना वो दुकानदार मर्चेंट है। तो अगर आप पे कर रहे हैं या फिर कार्ड अपना स्वाइप कर रहे हैं तो वो मशीन को, POS मशीन को या उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए बैंक या जो भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो फ़ीस लेता है मर्चेंट से, जिसको हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो इंडिया में अभी क्या है, ज़ीरो MDR है ऑन UPI ट्रांजैक्शन। ये इसलिए किया गया जिससे मर्चेंट्स इसे अडॉप्ट करें। और देखिए अगर फीस चार्ज होती तो वो क्यों अडॉप्ट करते, वो कहते कैश में दो, ऐसे तो मेरा पैसा मुझे कम आ रहा है। इसीलिए ज़ीरो MDR किया गया है ऑन UPI ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी स्मॉल मर्चेंट्स हैं अगर 2000 तक की पेमेंट है तो उस पर ज़ीरो MDR लगता है। और गवर्नमेंट जो है इवन इंसेंटिव भी देती है ऑफ 0.15% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर UPI ट्रांजैक्शंस लेस देन इक्वल टू 2000 फॉर स्मॉल मर्चेंट्स। तो देखो रेट एक लगा नहीं रही है और उसके ऊपर से इंसेंटिव भी देती है। और अगर यही 2000 से ऊपर का UPI ट्रांजैक्शन है तो MDR आपका ज़ीरो रहेगा पर इंसेंटिव कोई नहीं मिलेगा। एंड जो इसलिए लार्ज मर्चेंट्स हो गए उन्हें MDR ज़ीरो रहेगा ऑन ऑल UPI ट्रांजैक्शंस, बट दे डू नॉट गेट इंसेंटिव्स। देन MDR रेट्स ऑन कार्ड पेमेंट्स क्या है, जो आपका रुपए कार्ड है। तो MDR बेसिकली आपका देखिए कार्ड्स में, जो आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये जो आप स्वाइप करते हो ना, इनमें 0.9 से लेकर 3% की रेंज में लगता है। लेकिन जो रुपए डेबिट कार्ड है और जो भीम UPI के ट्रांजैक्शंस हैं उसमें सरकार ने ज़ीरो MDR लगाया हुआ है सिंस जनवरी 2020। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली रुपए जो है वो सरकार का है, NPCI लेकर आया, तो ऑब्वियसली वो अपने उनको ज़्यादा उठाना चाहते हैं। देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन क्या हुई है, तो आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जिसमें आपके POS डिवाइसेस और QR इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट आपके रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स में भी बढ़ाई जा रही है। लोगों को इसको अडॉप्ट करने के लिए अवेयर किया जा रहा है, उनको इवन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड भी किया जा रहा है। And by mid 2025 ये जो फंड है, it resulted in creation of several million new digital acceptance touch points, significantly accelerating merchant access. तो ये जो आंसर्स है ना, ये आपको डिजिटल आपका पेमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, इन सब में बहुत हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैंपेन्स भी इसी के अंतर्गत सरकार ने बताया कि वो चला रहे हैं, गवर्नमेंट, RBI, NPCI। तो SMS के थ्रू अलर्ट्स, पब्लिक मीडिया, वर्कशॉप्स, ये सब चल रही हैं। एंड दे आर फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्शन। और इसके लिए देखो, वही है कि अगर वो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाएंगे तो नुकसान भी तो है ना फ्रॉड का, इसलिए फ्रॉड प्रिवेंशन एंड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पर भी वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो अभी हम ग्रोथ रेट देख लेते हैं। जो आपके डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसका वॉल्यूम 2071 करोड़ था इन 2017-18, ये वॉल्यूम की बात हो रही है, जो कि 18,737 करोड़ है इन 23-24। तो ये जो आपका पूरा क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट हुआ ना, ये 44% का है। तो देखो कितना बड़ा ग्रोथ रेट है। UPI की जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये UPI की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, वो 92 करोड़ थी, अब वो बढ़ के 13,116 करोड़ हो चुकी है, जिसमें 129% का ग्रोथ रेट देखा गया है। जो इंडिया है वो वर्ल्ड लेवल पर 49% उसकी जो ट्रांजैक्शन है, रियल टाइम पेमेंट्स होती है ना UPI के थ्रू, वो 49% है पूरे वर्ल्ड में। तो यानी कि UPI नंबर 1 है, और ये अभी हमने रिसेंटली अपनी क्लासेस में डिस्कस भी किया था। एंड UPI जो है वो अब और कंट्रीज़ में भी बढ़ाया जा चुका है। इस टाइम 7 कंट्रीज़ में लाइव है, जिसमें UAE, सिंगापुर, नेपाल, मॉरिशस आपके आते हैं। तो आप अगर यहाँ से इन कंट्रीज़ में जाए तो वहाँ पर भी आप अपना UPI के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। देन इंडिया स्टैक, इसकी भी हम बहुत बात करते हैं कि ये ग्लोबली इसकी बहुत सराहना की जाती है। कोर इंडिया स्टैक कंपोनेंट्स जैसे कि आपके UPI, भारत QR, आपका आधार पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पे, ये सब ऑब्वियसली इन्होंने एक यूनिफाइड इंटरऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। देन आपके प्लेटफॉर्म्स लाइक भारत कनेक्ट, दे इंश्योर इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस बिल पेमेंट वाया मल्टीपल मोड्स, while AEPS and UPI आपके enable inclusive access even for feature phone users। तो हमने UPI 1, 2, 3 पे ये सब कुछ भी किया था। रिकॉग्निशन एंड एक्सीलेंस इन डिजिटल इंक्लूजन, तो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसके बारे में भी अभी हमने बात की थी पीछे। दे रिसीव डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 24-25 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपैंडिंग डिजिटल पेमेंट्स थ्रू इट्स रीच वाया ओवर 1.65 लाख रूरल पोस्ट ऑफिसेज एंड डोर स्टेप बैंकिंग नेटवर्क्स। तो इसके बारे में इन्होंने अभी आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम लेकर आए हैं, ये भी हमने अपने पिछले हफ्ते की न्यूज़ में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नाबार्ड एंड RBI, इन्होंने क्या क्या रूरल फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा गया था और उन्होंने ये जवाब में दिया है। तो वैसे तो हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्लास में भी ये सारे डिस्कस किए थे, पर चलिए एक बार ऑफिशियल आंसर भी देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी कैंप्स हैं, नाबार्ड लगाता है। तो नाबार्ड ने देखिए काफ़ी सारे ये कैंप्स कंडक्ट कराते हैं रूरल एरियाज़ में, इवन कि रूरल बैंक ब्रांचेस के थ्रू भी, आपकी RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, जिससे लोगों को एजुकेट किया जा सके। इनका फोकस है ऑन अवेयरनेस बिल्डिंग ऑन बैंकिंग प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, डिजिटल मोबाइल बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। देन सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये एक प्रोजेक्ट है RBI का, जिसे उन्होंने 2017 में लॉन्च किया था टू प्रमोट कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेटरी फाइनेंशियल एजुकेशन। और एज ऑफ 31 मार्च 2025 2421 आपके सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी खोल चुके हैं। देन नेक्स्ट, विलेज लेवल प्रोग्राम्स, ये भी नाबार्ड चला रहा है। तो नाबार्ड ने आपके स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस और बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके विलेज लेवल प्रोग्राम्स वो रन कर रहे हैं। तो इसमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करते हैं, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अकाउंट ओपनिंग, क्रेडिट लिंकेज, लोन रिपेमेंट, जितने भी आपके फाइनेंशियल सर्विस है उसमें उन्हें हेल्प करते हैं। देन RBI की क्या रिफॉर्म्स रही हैं फॉर माइक्रो फाइनेंस एक्सेस एंड बोरोवर प्रोटेक्शन।
तो उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स का डेफिनेशन है उसे सिंप्लीफाइड किया है, जिसमें अब जितने भी आपके कोलेटरल फ्री लोन्स टू हाउस होल्ड्स आते हैं अप टू 3 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो अगर किसी भी इंसान ने 3 लाख रुपए का लोन लिया है ना पर ईयर, ये पहले कम होता था अमाउंट, अब इन्होंने बढ़ाया है, अब वो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस लोन्स में ही वो गिनते हैं। एंड the requirement that at least 50% of microfinance loans be for income generation has been removed, allowing loans for healthcare, education and consumption smoothing। तो देखिए पहले क्या था कि पहले ही कहते थे कि 50% तो ना आपको वो फर्दर आगे बिजनेस में लगाएं इसके लिए ही देने हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अब तो ये 3 लाख रुपए तक की लिमिट कर चुके हैं कोलेटरल फी। तो अब वो कहते हैं कि ये पर्पस उन्होंने हटा दिया है, अब आप किसी भी पर्पस के लिए दीजिए, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, अगर लोग ड्यूरेबल्स खरीदने अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए देंगे तो कंजप्शन बढ़ेगी इकोनॉमी में, और हम लोगों ने क्लासेस में भी समझा कंजप्शन बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। एंड सीलिंग लगाई गई है और मंथली लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस एट 50% ऑफ हाउस होल्ड इनकम। क्योंकि देखो ये आपका ना EMI एंड EMI रेशो बेसिकली कहलाता है कि आपकी जो EMI है ना वो आपकी पूरी कमाई अगर 100 रुपये है ना तो EMI आपकी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को कुछ खाना भी तो है। तो ये उन्होंने वो 50% की लगाई है। And RBI issued fair recovery guidelines for regulated entities, mandating mechanisms to address grievances and ensure respectful recovery। और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अब डीरेगुलेट कर चुके हैं, लेकिन जितनी भी आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनकी पूरी बोर्ड अप्रूव्ड रेट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। मतलब RBI कहता है हम नहीं देंगे, लेकिन आपके बोर्ड से पूरी अप्रूव्ड होना चाहिए कि आपने कितने कितने इंटरेस्ट रेट्स हर प्रोडक्ट पे चार्ज करने हैं। Then self-regulatory organizations like Sadhan and MFIN enforce caps on total borrower indebtedness and restrict the number of lenders per borrower to prevent over-lending। और इसके साथ साथ जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स देते हैं, उन्हें इनकम और जितना भी डेटा है वो रिपोर्ट करना है लोन रिलेटेड, कि टाइमली रिपेमेंट्स आ रही हैं नहीं किसी भी बोरोवर के, जिससे उनकी जो CIC रिपोर्ट होती है, जो आपकी सिबिल हो गई, इक्विफैक्स हो गई, ये प्रॉपरली अपडेट हो सके टाइम टू टाइम। चलिए अगला अब हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो इसके बारे में भी आपकी पार्लियामेंट पर अभी बात हुई थी। तो FRI क्या है, ये एक रिस्क बेस्ड मीट्रिक है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया है। इसके बारे में भी हमने पिछले कुछ दिनों में, अभी रिसेंटली ही इसे लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, आपके जो भी मोबाइल नंबर्स होते हैं ना उन पर को ये फ्लैग किया जाता है कि ये किस रिस्क में आते हैं। तो अगर वो लोग हाई रिस्क हैं तो उसका मतलब उनमें फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस हैं, पहले ही आप उससे अलर्ट हो जाओगे और आप फ़ोन नहीं उठाओगे। एंड इसको वो कैटेगराइज करते हैं, आपके जितने भी फ़ोन नंबर्स होते हैं उनको मीडियम हाई या वेरी हाई में। तो ये क्लासिफिकेशन कहाँ से उनको डेटा इनपुट्स आएगा, कहाँ से उन्हें पता चलेगा कि यही नंबर है जो फाइनेंशियल फ्रॉड में हो सकता है, या लोगों के साथ अगर ये नंबर वो उठाएंगे तो उनके साथ साइबर फ्रॉड या फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तो कंप्लेंट्स फ्रॉम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उनकी कंप्लेंट्स में जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, तभी देखिए आप ना आपके साथ कुछ भी अगर आपको ऐसा नंबर आता है तो उसे रिपोर्ट जरूर कीजिए, आगे लोगों को भी उससे बहुत बेनिफिट होगा। देन रिकॉर्ड्स फ्रॉम DOT's चक्षु पोर्टल एंड इंटेलिजेंस शेयर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सिस्टम वर्क कैसे करता है आपका, थ्रू द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो DOT का एक प्लेटफॉर्म है, वो FRI जो भी आपके फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की डिटेल्स हैं और उसका जो एसोसिएटेड मोबाइल नंबर है उसको पूरा शेयर करते हैं विद स्टेक होल्डर्स इनके कौन रहेंगे, बैंक्स रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं उन्हें वो रिवोक कर देंगे ड्यू टू साइबर क्राइम इन्वॉल्वमेंट, फेल्ड वेरिफिकेशन और ओवर यूज़, एंड दोज फ्लैग्ड आर देन रैंक्ड बाय फ्रॉड रिस्क लेवल। इसका पर्पस क्या रहेगा, तो इससे आपके जितने भी बैंक्स, NBFCs, UPI प्रोवाइडर्स हैं वो फ्रॉड कंट्रोल कर पाएंगे बाय ब्लॉकिंग दिस हाई रिस्क नंबर्स। तो ब्लॉक ही कर दिया तो ऑब्वियसली वो लोग फ्रॉड कर ही नहीं पाएंगे ना। देन डिस्प्ले वार्निंग्स और डिले ट्रांजैक्शंस, हो सकता है आप लोगों को फ़ोन आता हो तो उस पर लिखा आता है आजकल फ़ोन में कि ये स्पैम हो सकता है, तो ये कहाँ से आ रहा है, इसी की वजह से आ रहा है। And take protective steps to protect customers even before deep verification is possible when numbers may be very new or quickly abused। तो इसे मई 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ऑलरेडी इसमें 3 से 4 लाख सिम कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो देखो कितने बड़े, अभी भी ये कितना कम परसेंटेज और कितना ज़्यादा साइबर फ्रॉड और ये आपका बढ़ चुका है।
एंड ऑन एप्स लाइक फ़ोनपे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं फ्रॉम वेरी हाई फ्रॉड रिस्क इंडिकेटेड नंबर्स, they are automatically declined, enhancing security through its PhonePe protect features. तो आपको साथ होने भी लगा है अगर फ्रॉड, और वो ऑटोमेटिकली अगर पीछे से बैक एंड से डिक्लाइन हो गया, तो देखो लोगों की सेफ्टी कितनी बढ़ रही है आजकल. देन नेक्स्ट है बैंक मित्रा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो ये भी आपकी एक स्कीम है. ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है जो अभी रिसेंटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया था. इसमें बेसिकली जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसको रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज़ तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक तरह से आपका पार्ट आता है. इसमें क्या होता है, आपकी डेयरी, फिशरीज़ या फिर कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इन सबको बैंक मित्राज बना दिया जाता है. कौन बनाता है इनको बैंक मित्रास? तो ये सर्टिफाइड होते हैं प्रॉपरली बाय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. तो वो इनको पूरा रजिस्टर करके सर्टिफाई करके बैंक मित्रास बनाएंगे. और ये जो डेयरी, फिशरी और एक पैक्स रिलेटेड जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये आगे फिर अपने मेंबर्स को, आगे जिन भी अगर गाँव में जितने भी इनमें ब्लॉक्स लगते हैं, उन सबको इन सर्विसेज के बारे में एजुकेट करेंगे और सर्विसेज प्रोवाइड भी करेंगे. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या है, दैट ऑपरेट एज एजेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. तो जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी एक तरह से एजेंट्स के रूप में काम करेंगी, विच ऑफर रेंज ऑफ बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एट टू देयर लोकल कम्युनिटीज़. और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ही इसकी पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं और इसका एग्जीक्यूशन देखती हैं. एंड प्राइमरी गोल क्या है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, लास्ट माइल फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुँचाना. तो अभी तक इनका रोल क्या रहा है? ये जो सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने देखिए, क्योंकि आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में विमेन या बैकवर्ड क्लासेस बहुत ज़्यादा नंबर में इनकी पाए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो इनके उत्थान में, डेवलपमेंट में ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है. और आपके अभी तक 60 लाख विमेन जो हैं इसके थ्रू बेनिफिशरीज बन चुकी हैं. देन डोर स्टेप बैंकिंग दे पा रहे हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं ये वहीं रहते हैं, इनके लिए हर घर घर जाना बहुत आसान काम हो जाता है. डिजिटल इंक्लूजन आ रहा है. तो देखो जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, इनको माइक्रो एटीएम्स भी नाबार्ड प्रोवाइड करवाता है. तो वो माइक्रो एटीएम्स के थ्रू ये जो रुपए किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं और जितने भी और अगर डेबिट कार्ड्स हैं, रुपए डेबिट कार्ड्स हैं, उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. वहीं पर देखो बिल्कुल अंडर सर्व्ड एरियाज़ में भी, आप रूरल एरिया में बैठे हो तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास माइक्रो एटीएम्स हैं, आप वहाँ से जाके भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो या फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हो. देन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है विद सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड, वो लोग टेक्नोलॉजी लाइक जैसे हमने ऊपर माइक्रो एटीएम्स की भी बात की, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्योंकि देखो अगर आपको याद होगा, हमने क्लासेस में फाइनेंशियल इंक्लूजन के चैलेंजेस में यही किया था कि अभी तक भी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपके रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुँचा है. तो देखो ये स्कीम उसी में हेल्प कर रही है. देन जो पायलट प्रोग्राम हुआ था ना सबसे पहले इस स्कीम का, वो उसका नाम था कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स. तो बड़ा अच्छा ये नाम है. ये जुलाई 2023 में सबसे पहले बनसकंठा में लॉन्च हुआ था एंड पंचमहल गुजरात. तो इन दोनों जगहों पे हुआ. फिर जब सक्सेसफुल देखा गया तो फिर इसे नेशन वाइड सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया. तो जो आपके बैंक मित्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनका हमने देख ही लिया कि देखिए रूरल बैंकिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, आपके रूरल सेक्टर, जो भी एक्चुअली में हम देखिए ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं क्लासेस में भी, आपने सुना है अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड या फिर अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एरियाज़, इन्हीं में तो ये चीज़ें पहुंचानी ज़रूरी हैं. देन अभी रिसेंटली जो हमारे यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बैंक मित्रास बन सकती है. पहले सिर्फ पैक्स बन सकती थी. रिसेंटली इन्होंने कहा कि डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी आप बैंक मित्रा एजेंट्स बना सकते हो. एंड अभी तक जो अपडेट उन्होंने पार्लियामेंट में दी है, 1723 न्यू बैंक मित्रास ऑन बोर्ड करे जा चुके हैं बाय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और उन्हें माइक्रो एटीएम्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं सपोर्टेड बाय नाबार्ड. चलिए नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे. तो ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है. ये डेट चुनी गई है क्योंकि इस दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था हमारी कंट्री में ऑन 7 अगस्त 1905. इसका पर्पज़ है टू ऑनर आर्टिसंस, प्रमोट हैंड वॉवन टेक्सटाइल्स, प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड सपोर्ट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज़. और इस साल जो मनाया जाएगा वो 11th एडिशन है.
एंड ऑफिशियल थीम है इस साल की हैंडलूम्स एम्पावरिंग विमेन एम्पावरिंग द नेशन। चलिए नेक्स्ट है कोस्टल शिपिंग बिल 2025। तो अभी ना आपके शिपिंग से रिलेटेड 3 बिल्स पास किए गए हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें से एक ये है, देख लेते हैं इसे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो हमारा इंडिया की तो पूरी कोस्ट लाइन है ना, वो 11,098 किलोमीटर्स की है, जिसमें आपके 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूटीज़ लगती हैं। तो उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं ना, कोस्टल शिपिंग क्या हो गया, जो कोस्ट हैं हमारे उसमें जो भी शिपिंग रिलेटेड हैं सारे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ईजी करना है। और देखो ईजी क्यों करना है, हमें ऑब्वियसली हर चीज़ में विकसित भारत 2047 भी हमारा एम है, देन ईज़ ऑफ बिजनेस भी हमें लानी है। तो नेशनल टारगेट इसके अंतर्गत किया गया है कि 2030 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कोस्टल कार्गो बाय 2030 हमें सपोर्ट करना है फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। की प्रोविजंस क्या हैं इस बिल के, तो इसमें 6 चैप्टर्स एंड 42 क्लॉजेज हैं, और ये जो पिछला मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है उसको रिप्लेस करके इसे लाया गया है। सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग सिस्टम्स रहेगा इसमें फॉर कोस्टल वेसल्स, ईजिंग कंप्लायंस बर्डन्स फॉर इंडियन शिपिंग ऑपरेटर्स, और एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है फॉर रेगुलेटिंग फॉरेन वेसल्स एंगेजिंग इन कोस्टिंग ट्रेड। तो जो फॉरेन वेसल्स भी हमारे कोस्ट में आएंगे उनके लिए भी फ्रेमवर्क को आसान किया गया है। देन इसमें एक नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है टू इन्फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी डिसीजंस, और एक नेशनल डेटाबेस फॉर कोस्टल शिपिंग भी इसमें डेवलप किया जाएगा, जिसमें रियल टाइम डेटा आएगा सारा। उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। और इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम लोग इतना मीट्रिक टन ऑफ कोस्टल कार्गो बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी उन्नति ही होगी, और हम हमारी जो एम है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देन 2 और जो लैंडमार्क मैरीटाइम बिल्स पास हुए हैं वो आपका मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 एंड कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। तो मर्चेंट शिपिंग बिल है, इसने पहले आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट होता था 1958 में, उसको रिप्लेस कर दिया। तो देखो कितने पुराना सालों का था, तो अब ऑब्वियसली डेवलप होना, हमें नए उसके साथ आना ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, इसमें अब आपके 16 पार्ट्स हैं, 325 क्लॉजेज हैं। इसको अलाइन किया गया है विद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सी फेयरर वेलफेयर। इसमें शिप सेफ्टी, पॉल्यूशन कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम सबसे रिलेटेड अपडेट्स की गई हैं। And it aims to strengthen India as a maritime jurisdiction, simplify compliance and position India as a global leader in maritime trade। देखो जो मेजर ट्रेड होता है ना वर्ल्ड ओवर, वो मैरीटाइम रूट के थ्रू ही होता है, तो ये बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। देन आपका कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, इसने इंडियन कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को रिप्लेस किया है। इसमें क्या है, इन्होंने हाग विस्बी रूल्स जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं फॉर कार्गो लाइबिलिटी, उसको अडॉप्ट किया गया है। तो देखो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच कन्वर्जेंस की गई है। जैसे अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्लासेस में IFRS किया था, एंड IFRS के साथ जो अब हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेटेस्ट आए हैं उनको कन्वर्ज किया गया है, वैसे ही इसमें भी किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ नेशनल स्टैंडर्ड्स को। It clarifies rights and liabilities of carriers and consignees, simplifies maritime trade laws, reduces litigation risk and streamlines contractual disputes, empowers government to update relevant rules। अब इससे क्या होगा, आपका कार्गो लॉ पूरा मॉडर्नाइज हो गया। कार्गो रिलेटेड देखो इशू बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली शिपिंग कंपनी, एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को दिया, वो आगे इंपोर्टर को देगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, कार्गो ख़राब भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, उस रिलेटेड किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, कौन किसकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ में ये क्रॉप अप करते हैं। तो इसको अब ये जो हमारे अपडेटेड बिल्स हैं वो बेटर डील कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का 9th फाउंडेशन डे है, इसे 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा, और 24-25 में गवर्नमेंट ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू जिसका आपको प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू किया गया है वो है 5.4 लाख करोड़। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपके रजिस्टर्ड गवर्नमेंट बायर्स, PSU, MSMEs इन सब के नंबर बढ़ रहे हैं, और देखिए बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और आपके क्योंकि जो भी सेलर्स हैं इसमें वो विमेन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखिए हम क्रेडिट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हम उनको ये भी सुविधा दे रहे हैं कि वो अपनी चीज़ें बेच सकें।
आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पूरा ऑपरेट करती है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और टैग लाइन है इसकी, वन नेशन वन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, ये भी आपके पार्लियामेंट में पूछा गया है, तो इंडिया, हमारी गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि इंडिया इज़ वेल इक्विप्ड टू टैकल इवॉल्विंग ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर क्राइम्स। तो हमने ऑनलाइन फ्रॉड्स का, नंबर फ्रॉड्स का देखा था, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, अब हम साइबर क्राइम्स में भी देख लेते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जवाब दिया है दैट हम बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स हैं जो सरकार ले रही है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। और साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आपकी जो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट, वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको हम सर्ट इन भी कहते हैं। आप काफ़ी न्यूज़पेपर या उसमें पढ़ते होंगे ये नाम। ये नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू साइबर इंसिडेंट्स। देन साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये एक बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है। देन नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये पूरा आप देखेंगे, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। देन लेजिस्लेशंस क्या क्या हैं इस फील्ड में। सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000। देन आईटी रूल्स हैं 2021 जिसमें अमेंडमेंट्स हैं फॉर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। देन आपका इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है फॉर ऑल दी साइबर क्राइम्स। और इंडिया, जो हमारी सरकार है, वो डिजिटल इंडिया एक्ट भी उन्होंने प्रपोज किया है टू रिप्लेस आईटी एक्ट। क्योंकि देखो आईटी एक्ट ना 2000 का है, उस टाइम आपके जो पूरा एआई और कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो पूरा सिस्टम था ना वो बहुत अलग था, और आज के टाइम में 25 साल हो चुके हैं, बहुत अलग है। तो इसको अपडेशन की ज़रूरत है, फ्यूचर रेडी बनाने की ज़रूरत है। देन साइबर फॉरेंसिक लैब्स भी उन्होंने सेटअप की हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अंडर साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। मोर देन 20 लाख स्टेक होल्डर्स ट्रेन कर चुके हैं थ्रू अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स। एंड साइबर अवेयरनेस पोर्टल्स और हेल्पलाइन है आपकी 1930, वो भी उन्होंने लॉन्च की है फॉर सिटीजन्स। और देखिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके साथ भी वो कोलैबोरेट करते हैं, इंटरमीडिएट सबके साथ कोलैबोरेट करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, जिससे जो आपकी साइबर स्पेस है उसे लोगों के लिए सेफ वो बना सके। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ टारगेटेड सब्सिडी फॉर पीएम उज्ज्वला योजना फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो कैबिनेट आपके जो होती हैं ऑब्वियसली उनके पास अप्रूवल के लिए जाती हैं स्कीम्स की। तो अभी उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा फॉर ईयर 25-26। तो इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर्स पर सब्सिडी दी जाती है और बजट उन्होंने एलोकेट किया है 12,000 करोड़ इस इनिशिएटिव के लिए। एंड जो सब्सिडी है इट इज़ एम टू सपोर्ट ओवर 10 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर्स। तो इसमें सब्सिडी दी जाती है 300 रुपीज़ की पर योर 14.2 kg एलपीजी सिलेंडर, और ये सिर्फ सीमित है कि आपको 1 साल में 12 बार ही मिलेगा। और जो आपकी सब्सिडी अमाउंट है इट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज अकाउंट, आपकी वही स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। एंड ऑब्जेक्टिव है जिससे लोगों को ऑब्वियसली देखिए अफोर्डेबल क्लीन कुकिंग फ्यूल मिले, वो ऑब्वियसली पुराने तरीक़ों में ना जाएं, उससे उनको एयर पॉल्यूशन होता है, उनके खुद की लंग्स की हालत ख़राब होती है। और हेल्दियर कुकिंग एनवायरनमेंट्स रहे और उनकी डिपेंडेंस ऑन फायरवुड एंड अदर ट्रेडिशनल फ्यूल्स कम हो। आपका जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया था। बेसिकली विमेन फ्रॉम बीपीएल हाउस होल्ड्स उन्हें ये दी जाता है स्कीम के अंतर्गत ये बेनिफिट, और अभी तक 2025 तक ओवर 10 करोड़ ये लोग कनेक्शंस इशू कर चुके हैं। आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी एक पीडीएफ लाया है जो आपके आरबीआई का, जिसमें सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब अवेलेबल है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पीडीएफ आपको। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर जाइए, आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, आपको ही मिल जाएगी। एंड इस पीडीएफ बेसिकली देखिए आपको चलने से पहले दिशा पता होनी चाहिए किस जगह आपको जाना है, तो उसके लिए पीडीएफ आपको बहुत हेल्प मिल करेगी। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगी।